हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाइब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैस्केड रियलाइजेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रियलाइजेशन ऑफ आईआईआर फिल्टर्स, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 को बहुत अच्छे से समझा था। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमने देखे थे कि क्यों हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन को चूज करते हैं ओवर डायरेक्ट फॉर्म 1। तो आज हम देखेंगे अपना कैस्केड रियलाइजेशन। ठीक है, तो कैस्केड रियलाइजेशन समझने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लो, जो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या देखते थे कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता था एच जेड, उसको दो हिस्सों में बांटा जाता था। दो हिस्सों में एक पार्ट होता था हमारा जीरोस और एक हमारा होता था पोल्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 1 में लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता था, जीरोस, और राइट साइड में हमारा होता था पोल्स। ये हमने किस में देखा था, डायरेक्ट फॉर्म 1 में। वही डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारा लेफ्ट साइड में होता था पोल्स और हमारा राइट साइड में हमारा होता था जीरोस। हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता था, मतलब जो हमारा सिस्टम होता था, वो दो भागों में बंटता था। एक तरफ हम लोग जीरोस वाले कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बनाते थे और एक तरफ हम लोग पोल्स वाला का सिस्टम बनाते थे। ठीक है, वो डिपेंड करता था हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बना रहे हैं कि 2 बना रहे हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 बना रहे हैं तो हमारा राइट साइड में जीरोस होता था और लेफ्ट साइड में पोल्स होता था। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाते थे तो वहां पर हमारा लेफ्ट साइड में पोल्स होता था और राइट साइड में हमारा जीरो होता था। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो फंक्शन था, जो ट्रांसफर फंक्शन था एच जेड, ओवरऑल इक्वेशन का, वो दो हिस्सों में बंटता था, एक जीरोस एक पोल्स। जीरोस के लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को h1z लिखते थे और पोल्स के लिए हम लोग क्या करते थे, h2z लिखते थे। एंड हम इन दोनों को कैस्केड करते थे। मतलब जो हमारा एच जेड आता था वो क्या होता था, इज इक्वल टू h1z इंटू h2z, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो h1z का जो आउटपुट होता था वो h2z के लिए इनपुट होता था। h1z के लिए आउटपुट क्या होता था हमारा, wz, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इंटरमीडिएट, और इनपुट हमारा क्या होता था, xz। और हमारा क्या होता था, h2z के लिए हमारा जो आउटपुट होता था वो होता था yz, इनपुट हमारा क्या हो जाता था, wz। इससे हमारा क्या वैल्यू आ जाता था, yz बाय xz, जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन है, मतलब हमारे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को सेटिस्फाई करता था। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सारा स्ट्रक्चर देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कैस्केड रियलाइजेशन। तो कैस्केड रियलाइजेशन में क्या होता है वो देखो। हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 या 2 में हम लोग वहां पर भी कैस्केड स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन जीरोस और पोल्स का बनाते थे। जीरोस और पोल्स वाले वैल्यू को हम कैस्केड करते थे। लेकिन कैस्केड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है एच जेड, वो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटता है। इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन मतलब h1z, h2z और सो ऑन, ये सारे क्या है, हमारे ट्रांसफर फंक्शन है विथ ऑर्डर n। और n का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2। मतलब जो हमारा हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2। मतलब z का पावर हाईएस्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो जब आपके पास बहुत बड़े ऑर्डर वाले फिल्टर होते हैं, जैसे आपका 8, 10, 11, 12, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे ऑर्डर ऑफ फिल्टर में ब्रेक डाउन करते हो। और जो इंडिविजुअल आपका ऑर्डर होता है फिल्टर का वो क्या होना चाहिए, 2। और मैंने भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में। तो मतलब h1z के पास क्या होगा, जीरोस भी होगा और उसके पास पोल्स भी होगा। मतलब h1z को हम लोग yz डिवाइडेड बाय xz में लिखेंगे। मतलब उसके पास न्यूमेरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 में क्या देखा था कि हम लोग जीरोस और पोल्स में डिवाइड करते थे। एक तरफ हमारा जीरोस होता था और एक तरफ हमारा पोल्स सिस्टम होता था। लेकिन हमारे कैस्केड में क्या होता है कि हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को इंडिविजुअल छोटे ट्रांसफर फंक्शन में तोड़ते हैं, जिसमें हमारा हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के पास अपना जीरोस वैल्यू भी होगा और हमारा पोल्स वाला भी वैल्यू होगा। ठीक है,
तो कैस्केड स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीके का कॉमन रिप्रेजेंटेशन है या कॉमन इम्प्लीमेंटेशन मेथड है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर के लिए। मैंने बताया था रियलाइजेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल सिर्फ आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो आप फिल्टर डिजाइन कर रहे हो, जो आप सिस्टम बना रहे हो, उसमें जो आपका अरेंजमेंट होता है, उसी का आप प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपके ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं एडर और मल्टीप्लायर से। ठीक है, तो आईआईआर फिल्टर आर कैरेक्टराइज्ड बाय फीडबैक इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैंने बताया था कि हमारा जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा, सब में क्या होंगे, जीरोस भी होंगे और पोल्स भी होंगे। और पोल्स हमारा क्या दिखाता था, फीडबैक लूप। यहीं से तो हमारा फीडबैक बनता था ना, फीडबैक। तो वही कह रहा है कि आईआईआर फिल्टर में आपको फीडबैक मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा। And cascade structure provide a way to break down a high order IIR filter into a series of low order filter। अभी मैंने बताया कि जैसे H1Z अगर हमारा हाई ऑर्डर फिल्टर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे ऑर्डर ऑफ फिल्टर में। डिपेंड कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन कितने ऑर्डर में टूट रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल इसका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एच जेड इज इक्वल टू, और हम जितने भी ट्रांसफर फंक्शन को तोड़ेंगे सब क्या होगा, कैस्केड स्ट्रक्चर से, मतलब कैस्केड होगा, मतलब सारे का प्रोडक्ट, जितने भी ट्रांसफर फंक्शन है जो ब्रेक डाउन होके आए हैं, सारा का प्रोडक्ट हमारे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को डिवाइड करेगा। मतलब एच जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, H1Z इंटू H2Z इंटू H3Z एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन होगा कैस्केड स्ट्रक्चर का। और हर एक प्रोडक्ट हमारा क्या है, छोटा ट्रांसफर फंक्शन है, और इसका जो ऑर्डर होगा ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होगा, टू भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, टू। मतलब समझो जैसे आपका 8 ऑर्डर का फिल्टर है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, 3 भाग में बांट रहे हो। 2 का एक ऑर्डर वाला फिल्टर हो गया, 2 ऑर्डर का एक फिल्टर हो गया, 2 ऑर्डर का एक फिल्टर हो गया। तो हमने क्या किया, अपने हाई ऑर्डर फिल्टर 8 को क्या किया, 3 छोटे छोटे ऑर्डर ऑफ फिल्टर में डिवाइड किया। तो हमारा जो ओवरऑल एचजेड है, जो क्या है 8 है, वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सारे का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो general form of cascade realization of an IIR filter involves breaking down the filter into second order section। अभी मैंने बताया कि जो IIR filters होते हैं, जो हाई ऑर्डर IIR फिल्टर को आप छोटे छोटे सेकेंड ऑर्डर सेक्शन वाले फिल्टर में आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो। ईच बैकवर्ड इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर विथ इट्स ऑन ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैंने बताया था हर एक जो इंडिविजुअल है, ये क्या है, इसका अपना खुद का ट्रांसफर फंक्शन होगा। मतलब जो H1Z होगा उसके लिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं W1Z बाय X1Z। ठीक है, ये फिर जो हमारा आउटपुट आएगा H1Z का, वो H2Z के लिए क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। फिर H2Z का जो आउटपुट होगा वो H3Z के लिए इनपुट होगा एंड सो ऑन। ओके, तो जो ओवरऑल फंक्शन होगा कैस्केड स्ट्रक्चर का, वो क्या होगा, सारे इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। अभी मैंने बताया था ना H1Z किसके हो जाएगा, H1Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1Z इंटू H2Z इंटू H3Z एंड सो ऑन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए जेनरिक सेकेंड ऑर्डर सेक्शन कैन बी रिटेन एज। अब देखो, अभी मैंने बताया था जो हमारा कैस्केड स्ट्रक्चर है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा Hz है वो किसके बराबर होगा, B0 प्लस B1 इंटू Z टू द पावर माइनस 1 प्लस B2 इंटू Z टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 इंटू Z टू द पावर माइनस 1 प्लस A2 इंटू Z टू द पावर माइनस 2। ये होगा, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, कैस्केड स्ट्रक्चर का। जो हमारा फिल्टर होगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर होगा, जीरोस के लिए भी क्या होंगे, 2 होंगे हाईएस्ट, पोल्स के लिए भी क्या होंगे, हाईएस्ट 2 होंगे, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एच जेड इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा बी के इंटू जेड टू द पावर माइनस के, और के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से कहाँ तक, मैक्सिमम 2 तक। ठीक है, और बाय 1 प्लस सिग्मा, के का वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है,
क्योंकि ये फीडबैक लूप है, तो यहाँ पर वैल्यू होगा k से 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा 2 तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए, कैस्केड स्ट्रक्चर के लिए। ओके, इन कैस्केड स्ट्रक्चर जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल सेकंड ऑर्डर सेक्शन, जितने भी सेकंड ऑर्डर सेक्शन वाले इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होंगे उन सारे प्रोडक्ट का क्या होगा, हमारा होल ट्रांसफर फंक्शन एच जेड। ओके, to implement a cascade structure we would factorize the numerator and denominator polynomial of the original transfer function। अब देखो, हमें जब कहा जाएगा कि हमें कैस्केड स्ट्रक्चर निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन हो वो इस वैल्यू को या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। आपको हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मीन्स आपको अपने न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। किस फॉर्म में, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है अपने हर एक इंडिविजुअल सेकंड ऑर्डर फिल्टर को। अभी हम लोग जब एक क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन इनटू सेकंड ऑर्डर सेक्शन, दिस कैन बी डन यूजिंग मेथड्स लाइक पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। इसमें हमारा जो मेथड लगता है, हम जब अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो वहां पर जो हमारा काम आता है कौन, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने एच जेड को ब्रेक डाउन करेंगे अपने h1z में, h2z में एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें h1 h2 हर एक क्या होगा, अपना इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा, और ये सब क्या होंगे, आपस में कैस्केडी मल्टीप्लाई होंगे। मतलब जो h1 का आउटपुट होगा वो h2z के लिए क्या होगा, इनपुट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका क्वेश्चन समझते हैं। हमने इसका पूरा थ्योरी पार्ट वगैरह अच्छे से समझ लिया, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, कैस्केड रियलाइजेशन। तो मैं इसको एक छोटे से क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा कैस्केड रियलाइजेशन कैसे बनता है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन होते हैं वो दो हिस्सों में बंटते थे। एक होता था हमारा जीरोस, एक होता था हमारा पोल्स। जो हमारा सिस्टम होता था फिल्टर का, वो दो हिस्सों में बनता था। एक तरफ हमारा जीरो सिस्टम बनता था और एक तरफ हमारा पोल्स वाला सिस्टम बनता था। ठीक है, और फिर हम दोनों को क्या करते थे, कैस्केड करते थे। तो ओवरऑल हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता था, एच जेड बनता था। ठीक है, जीरोस में हमारे कौन से वैल्यूज होते थे, जीरोस वाले वैल्यूज होते थे। और पोल्स में हमारे कौन से कंपोनेंट्स होते थे, पोल्स वाले, जो किस में होता था, डेनोमिनेटर पार्ट में। मतलब एच जेड के पास, ट्रांसफर फंक्शन के पास दो वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं जीरोस और एक होते हैं पोल्स। मीन्स ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, जीरोस वाले पार्ट होते हैं, और डेनोमिनेटर में कौन सा होता था, पोल्स। तो हम लोग क्या करते थे, सिस्टम को जीरोस और पोल्स में डिवाइड करते थे। लेकिन कैस्केड रियलाइजेशन में मैंने अभी आपको बताया कि जीरोस और पोल्स में डिवाइड नहीं होता, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में होता है। मतलब जो हमारा एच जेड होता है वो किस में टूटेगा, h1z, h2z एंड सो ऑन। और इन सारे का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो h1z हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन बनता था, जिसमें h1z के पास भी क्या होता था, जीरो और पोल्स। h2z के पास भी क्या होगा, जीरोस और पोल्स। तो जो हमारे फैक्टर टूटेंगे वो किस में टूटेंगे, रेशनल सिस्टम में। मतलब हमारा न्यूमरेटर पार्ट भी होगा और डेनोमिनेटर पार्ट भी होगा। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। तो जो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये बेसिकली क्वांटम का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको बनाओ तो समझ में आएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बने तो आप लोग क्वेश्चन को पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, वाई एन इज इक्वल टू -0.1 वाई एन माइनस 1 प्लस 0.2 वाई एन माइनस 2 प्लस 3x n प्लस 3.6 x n माइनस 1 प्लस 0.6 x n माइनस 2, ये हमारा इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन आपको n के फॉर्म में दिया रहे या कोई भी इक्वेशन अगर आपको फंक्शन n के फॉर्म में दिया रहे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसका डायरेक्ट पहले z ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एच जेड। मीन्स हमारा जो इक्वेशन बनेगा किस में बनेगा, वाई जेड बाय एक्स जेड में।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, y का जो भी वैल्यू है वो n के फॉर्म में है, तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, z में लाएंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को z ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो yn का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, yz इज इक्वल टू 0.1, yn माइनस 1 का क्या होगा, yz इंटू z टू द पावर माइनस 1 प्लस 0.2, yn माइनस 2 का क्या होगा, yz इंटू z टू द पावर माइनस 2 प्लस 3xn का क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा प्लस 3.6 xz इंटू z टू द पावर माइनस 1 प्लस 0.6 xz इंटू z टू द पावर माइनस 2। तो हमने क्या निकाल लिया, अपने इक्वेशन को z के फॉर्म में निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, yz बाय xz। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, yz भी है xz भी है, तो yz को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, xz को एक तरफ ले आएंगे। तो हम जब yz को इधर लाएंगे तो जो साइन कन्वेंशन है इधर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, yz को कॉमन ले लेंगे। तो जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1, क्योंकि हमने yz को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है, ठीक है, माइनस 0.2 जेड टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू xz जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस 3.6 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 0.6 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2। ये हमारा आ गया, अलग y भी अलग हो गया, x भी अलग हो गया। अब हमें क्या निकालना है, yz बाय xz। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3.6 z माइनस 1 प्लस 0.6 z टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 z टू द पावर माइनस 1 माइनस 0.2 z टू द पावर माइनस 2। अब ये जो हमारा इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने ट्रांसफर फंक्शन को छोटे छोटे ट्रांसफर फंक्शन में डिवाइड करना है, मतलब h1z फिर h2z फिर h3z, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, कैस्केड करेंगे, ठीक है। तो हम अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, सबसे पहले इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। इनको फैक्टर के फॉर्म में निकालना है, तभी जाके हमारा क्या होगा, h1z और h2z बनेगा। तो आप देखोगे कि जब आप ऊपर वाले फंक्शन को फैक्टराइज करोगे तो काफी डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पावर है वो किसमें है, माइनस में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी z टू द पावर 2 और नीचे भी z टू द पावर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों किए, देखो वो इसलिए कि हमें क्या करना है, अपने पावर को पॉजिटिव करना है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है, मतलब z का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, k का हाईएस्ट पावर जो भी होगा, और k का जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है अपने अपने कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा 3z² प्लस 3.6z प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय z² प्लस 0.1 z माइनस 0.2। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से। तो हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा इसका दो फैक्टर निकलेगा, दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस वजह से हमारा जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2। जो हाईएस्ट पावर होते हैं उतना ही रूट्स हमारे निकलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका तोड़े तो क्या निकलेगा, तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको इस तरीके से हमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है कि वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। मीन्स 3 इंटू 0.6 क्या होगा वैल्यू हमारा, 1.8। तो 1.8 को हमें इस हिसाब से तोड़ना है, मतलब इस हिसाब से कि हमें क्या वैल्यू आए, 3.6। तो 1.8 को आप कैसे तोड़ सकते हो, सिंपली 3 इंटू 0.6 से। तो अगर 3 और 0.6 में अगर 1.8 को फैक्टराइज करो तो हमारा क्या होता है, 1.8 भी आता है, और इनको जब आप प्लस करो तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.6। तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा, 3z²। क्योंकि हमारा प्लस में है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ठीक है। 3z प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 0.6z प्लस 0.6। ओके। अब आता है हमारा नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में हम देखो कैसे क्या करेंगे, समझो।
हमारा ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, 0.2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारा 0.2। अब हमें 0.2 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा वैल्यू किस में आना चाहिए, 0.1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो याद होगा कि अगर हम 4 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या वैल्यू आता है, 20 आता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम 0.4 अगर हमें क्या लाना है, 0.2 लाना है, तो हम कह सकते हैं ना 0.4 इंटू 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0.2। कैसे, 20/100, तो क्या जाएगा हमारा 0.2। तो मतलब हम 0.2 को 0.4 और 0.5 में क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और हमें वैल्यू क्या लेना है, 0.1 जो कि है पॉजिटिव में। तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर z², ठीक है, प्लस हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5z माइनस 0.4z, क्योंकि हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 0. राइट, ये हमारा आ गया वैल्यू। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, 3z हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया हमारा z+1, और इधर हमने 0.6 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ गया हमारा z+1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, z कॉमन लिया तो हमारा क्या आ गया, z+0.5, और यहाँ से हमने क्या लिया माइनस, यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग 0.4 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, 0.2 नहीं लेते हैं हम लोग, 0.4 का कॉमन लेते हैं। तो अगर हम 0.4 को कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, z, ये हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस। अब देखो मैंने बताया था 0.4 इंटू 0.5 हमारा क्या आता है, 2 आता है। तो अगर हम 0.2 से अगर हम 0.4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 0.5। ओके, हो गया। तो जो हमारे रूट्स आए वो क्या है, z+1 इंटू 3z प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय, हमारा जो नीचे का रूट आया वो क्या आया, z माइनस 0.4 इंटू z प्लस 0.5। हमने अपने इक्वेशन को क्या कर लिया है, ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने इक्वेशन को क्या कर लिया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया है। मतलब हमारा अब Hz किस में बन गया है, H1z इंटू H2z के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हम H1z को क्या कर लेंगे, ये पार्ट ले लेंगे, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, H2z। वो डिपेंड, वो ऐसा नहीं है कि आप यही लो H1 के लिए, आप कोई भी ले सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, H1z को हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं। तो H1z हमारा क्या हो गया है, z+1 डिवाइडेड बाय z माइनस 0.4, और हम क्या करते हैं, H2z को क्या ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, 3z प्लस 0.6 इंटू z प्लस 0.5। अब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, लेकिन ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वहां पर ये वाला जो वैल्यू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, वैल्यू 1 नहीं है, ऊपर से जो z का पावर है वो पॉजिटिव है, हमें किस में चाहिए, इनवर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर नीचे z से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, z से डिवाइड करेंगे, z से ऊपर भी z से डिवाइड होगा, नीचे भी। तो अगर डिवाइड होगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, z से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा z⁻⁻1, ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.4 z⁻⁻1, ठीक है। अब सेम हम लोग फिर क्या करेंगे, H2z को भी ब्रेक डाउन करेंगे। अगेन हमें क्या बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, z से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, z से डिवाइड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 0.6 z⁻⁻1 बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.5 z⁻⁻1। तो हमारा क्या हो गया, H1 भी आ गया है, H2 भी आ गया है। अब हमें क्या बनाना है, अपना इक्वेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना H1z का पार्ट बनाते हैं। तो मैंने बताया जो H1z बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन पे बनेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन है, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज होगा, जो इसका स्ट्रक्चर रियलाइज होगा वो किससे होगा, डायरेक्ट फॉर्म 2 से होगा,
ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म 1 से नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे एडर्स और मल्टीप्लायर्स ऐड हो जाते हैं, तो सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम जो स्ट्रक्चर लेते हैं रियलाइजेशन के लिए वो कौन सा लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 2। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारा पहले क्या आता है, पोज, देन आता है हमारा 0। तो हम पहले सबसे पहले H1Z के लिए बना लेते हैं। तो H1Z के लिए हमारा सबसे पहले यहाँ से क्या आएगा, XZ आएगा। वो एक एडर पे क्या होगा, ऐड होगा। हमारा सिग्नल यहाँ से आया XZ, एक हमारा एडर होगा जहां पर हमारा जितने भी इनपुट सिग्नल है वो ऐड होंगे, ठीक है। फिर हमारा एक आउटपुट पे एक एडर होगा, क्यों, क्योंकि सारे सिग्नल एक जगह इकट्ठे होके हमें बाहर क्या निकाल के देंगे, आउटपुट निकाल के देंगे। और मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होता है, जो मिडिल जो ब्रांच होते हैं उसमें से हमारे क्या निकलते हैं, डीले एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। इधर का पार्ट हमारा पोस्ट हो जाता है, इधर का हमारा जीरोस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो इनपुट आ रहा है हमारा इधर जो होता है पोस्ट आता है, तो हम ये वाला कन्वेंशन देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसमें कोई भी कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है हमारे इक्वेशन में। मतलब जो हमारा इनपुट है वो दूसरे के लिए क्या हो रहा है, मतलब प्रीवियस वाले के लिए क्या है, वो आउटपुट है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है फिल्टर का वो क्या है, 1। क्यों, क्योंकि इसमें जो जेड का हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो मतलब हमारे जो डीले एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपना डीले एलिमेंट 1, ठीक है। अब हमारा क्या, डीले एलिमेंट एक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक पाथ है, तो हमारा जो कन्वेंशन होगा, फ्लो होगा, वो किधर होगा, रिवर्स होगा। और मैंने बताया था कि पोस्ट वाले में जो भी इक्वेशन जो भी कन्वेंशन होते हैं, साइन कन्वेंशन, उनको अपोजिट में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, -0.4, तो हम क्या लेंगे, 0.4, और ये हमारा एडर पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ से सारे सिग्नल क्या होंगे, ऐड होंगे, फीडबैक बनेंगे। देखो कैसे, यहाँ से हमारा सिग्नल आया, यहाँ पर जो आउटपुट निकला, जो भी आउटपुट निकला वो क्या हो रहा है, अगेन दूसरे करंट आउटपुट के लिए क्या बन जा रहा है, इनपुट बन जा रहा है। इसलिए हम क्या करें, आउटपुट को फिर से लूप में डाल के हम क्या कर दे रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक पाथ। मतलब आउटपुट फिर से दूसरे आउटपुट के लिए करंट इनपुट बन जा रहा है, ओके। अब देखो क्या होता है, अब हमारा आता है जीरो वाला पार्ट। तो जीरो वाला पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो है सिंपली बी नोट का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर हमारा क्या होता था, वी नोट, यहाँ पर तो हम क्या कह देंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। एंड हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा क्या है, कि एक डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है इनपुट सिग्नल। तो हमारा यहाँ से जो भी इनपुट सिग्नल आया उसमें एक डिले हुआ, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं है, तो मतलब हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, 1। और हमारा यहाँ पर ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, वाई साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वैल्यू, ओके। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, H1Z अपना इंट्रोड्यूस कर लिया अपने सिस्टम में। अब हमारा आ रहा है H2Z। सेम हम लोग इसी तरीके से H2Z भी निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट आएगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ से ऐड होके बाहर आउटपुट निकलेगा, जिसको कहेंगे हम लोग वाई साइड, ठीक है। अब हमने बोला था यहाँ से बीच से हमारा ब्रांच निकलता है। अब देखो हमारा जो सिग्नल है, मतलब हमारा जो फंक्शन है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, 1 है। तो अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, 1। तो हमारा एक डिले एलिमेंट के साथ हमारा सिग्नल आगे बढ़ेगा, ठीक है। और हमने कहा था इधर पोज होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो सिग्नल है H2Z वो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आ रहा है, हमारा जो भी यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है, ओके। उसके बाद हमारा क्या रहा है कि जो दूसरा सिग्नल है वो क्या हो रहा है, जो आउटपुट पे आ रहा है वो फिर 1 डिले के साथ और विथ कोफिशिएंट 0.5 के साथ अगेन वो क्या हो जा रहा है, फीडबैक पाथ में जा रहा है। मतलब अगेन वो दूसरे करंट आउटपुट के लिए क्या बन जा रहा है, इनपुट बन जा रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो जा रहा है, फीडबैक इंट्रोड्यूस हो रहा है। और मैंने बताया था जो साइन का कन्वेंशन होगा वो अपोजिट लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फीडबैक पाथ है, हमारा जो सिग्नल का फ्लो होता है वो किधर होगा, रिवर्स होगा। तो इस वजह से जो इधर जो भी साइन कन्वेंशन होंगे उसका अपोजिट लिया जाएगा। तो यहाँ क्या है, +0.5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आता है हमारा जीरो वाला पार्ट। तो जीरो वाला पार्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले 3 है, 3 है, तो मतलब हमारा जो है इनपुट सिग्नल वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई होके
यहाँ पर आउटपुट पे पहुंच रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा जो सिग्नल आ रहा है वो 0.6 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें एक डिले एलिमेंट भी है। तो हमने यहाँ से एक डिले एलिमेंट निकाल लिया क्योंकि हमारा यहीं से इनपुट सिग्नल आ रहा है। तो एक डिले एलिमेंट आया विथ हमारा कितना कोफिशिएंट है 0.5 का। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड सिग्नल है तो हमारा क्या होगा, सिग्नल लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेगा और हमारा एडेड पे आके ये सिग्नल सारे ऐड हो जाएंगे और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। ये हमारा हो गया H2Z। ठीक है, अब देखो, अब H1Z आ गया, हमारा H2Z आ गया। अब हमको क्या करना है, इनको सिंपली कैस्केड कर देना है, मतलब कनेक्शन बना देना है इन दोनों के बीच में। मतलब जो H1Z का जो आउटपुट है इसको मान लेते हैं WZ। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं WZ। ये क्या हो जा रहा है, H2Z के लिए क्या हो जा रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है, WZ आ रहा है, जो किसका आउटपुट है, H1Z का आउटपुट है। और फिर यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या बन जा रहा है, YZ बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल कैस्केड स्ट्रक्चर। कैस्केड स्ट्रक्चर, दो चीजें याद रखना सिंपल, जो रियलाइजेशन होगा ट्रांसफर फंक्शन का किससे होगा, डायरेक्ट फॉर्म 2 से। उसके बाद जो हमारा सिस्टम टूटेगा इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा, जीरोस और पोल्स में नहीं टूटेगा, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा। ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा इसलिए हर एक सिस्टम के पास क्या होंगे, जीरोस वाले पार्ट होंगे और पोल्स वाले पार्ट होंगे, राइट। और तीसरी सबसे चीज है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ट्रांसफर फंक्शन का, मतलब जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उनके जो हाईएस्ट ऑर्डर होंगे फिल्टर का, वो क्या होगा, 2। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। इससे ये होगा कि आपको स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प होगी। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो अगर कहीं से कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना। बाकी आप लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को पुट ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में भी कर सकते हो। और अगर कहीं से कुछ छूट गया हो, रह गया हो, तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और जब तक आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि मैं सही से पढ़ा पा रही हूँ या नहीं, मुझे सुधारने की ज़रूरत है या क्या। तो अगर आप लोग थोड़ी सी वीडियो को देखो ढंग से, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो जिससे मैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रियलाइजेशन एंड फिर हमारा लैडर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और 1 से 2 दिन, 2 दिन रख लो, 2 दिन में आपका यूनिट 1 मैं कंप्लीट करा दूंगी। तब तक आप लोग और भी सब्जेक्ट्स जो भी है वो भी पढ़ो। टाइम बहुत कम है इस वजह से, नहीं तो मैं बाकी के भी प्लेलिस्ट लेके आती, लेकिन ठीक है जो है उसी में मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को 100% दूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।